आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान भाग 31। राय साहब का सितारा बुलंद था। उनके तीनों मंसूबे पूरे हो गए थे। कन्या की शादी धूमधाम से हो गई थी, मुकदमा जीत गए थे और निर्वाचन में सफल ही ना हुए थे, होम मेंबर भी हो गए थे। चारों ओर से बधाइयां मिल रही थीं। तारों का तांता लगा हुआ था। इस मुकदमे को जीतकर उन्होंने तालुकेदारों की प्रथम श्रेणी में स्थान प्राप्त कर लिया था। सम्मान तो उनका पहले भी किसी से कम ना था, मगर अब तो उसकी जड़ और भी गहरी और मजबूत हो गई थी। सामयिक पत्रों में उनके चित्र और चरित्र दनादन निकल रहे थे। कर्ज की मात्रा बहुत बढ़ गई थी, मगर अब राय साहब को इसकी परवाह न थी। वह इस नई मिल्कियत का एक छोटा सा टुकड़ा बेचकर कर्ज से मुक्त हो सकते थे। सुख की जो ऊंची से ऊंची कल्पना उन्होंने की थी, उससे कहीं ऊंचे जा पहुँचे थे। अभी तक उनका बंगला केवल लखनऊ में था, अब नैनीताल, मसूरी और शिमला तीनों स्थानों में एक एक बंगला बनवाना लाजिम हो गया। अब उन्हें यह शोभा नहीं देता कि इन स्थानों में जाएं तो होटलों में या किसी दूसरे राजा के बंगले में ठहरे। अब सूर्य प्रताप सिंह के बंगले इन सभी स्थानों में थे, तो राय साहब के लिए यह बड़ी लज्जा की बात थी कि उनके बंगले ना हों। संयोग से बंगले बनवाने की जहमत ना उठानी पड़ी। बने बनाए बंगले सस्ते दामों में मिल गए। हर एक बंगले के लिए माली, चौकीदार, कारिंदा, खानसामा आदि भी रख लिए गए थे। और सबसे बड़े सौभाग्य की बात यह थी कि अब की हिज मैजिस्ट्री के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें राजा की पदवी भी मिल गई। अब उनकी महत्वाकांक्षा संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो गई। उस दिन खूब जश्न मनाया और इतनी शानदार दावत हुई कि पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। जिस वक्त हिज एक्सेलेंसी गवर्नर ने उन्हें पदवी प्रदान की, गर्व के साथ राजभक्ति की ऐसी तरंग उनके मन में उठी कि उनका एक एक रोम उससे प्लावित हो उठा। यह है जीवन, नहीं विद्रोहियों के फेर में पड़कर व्यर्थ बदनामी ली, जेल गए और अफसरों की नज़रों से गिर गए। जिस डीएसपी ने उन्हें पिछली बार गिरफ्तार किया था, इस वक्त वह उनके सामने हाथ बांधे खड़ा था और शायद अपने अपराध के लिए क्षमा मांग रहा था। मगर जीवन की सबसे बड़ी विजय उन्हें उस वक्त हुई जब उनके पुराने परास्त शत्रु सूर्य प्रताप सिंह ने उनके बड़े लड़के रुद्रपाल सिंह से अपनी कन्या से विवाह का संदेश भेजा। राय साहब को ना मुकदमा जीतने की इतनी खुशी हुई थी, ना मिनिस्टर होने की। वह सारी बातें कल्पना में आती थीं, मगर यह बात तो आशातीत ही नहीं, कल्पनातीत थी। वही सूर्य प्रताप सिंह जो अभी कई महीने तक उन्हें अपने कुत्ते से भी नीचा समझता था, वह आज उनके लड़के से अपनी लड़की का विवाह करना चाहता था। कितनी असंभव बात। रुद्रपाल इस समय एमए में पढ़ता था। बड़ा निर्भीक, पक्का आदर्शवाद, अपने ऊपर भरोसा रखने वाला, अभिमानी, रसिक और आलसी युवक था, जिसे अपने पिता की यह धन और मान लिप्सा बुरी लगती थी। राय साहब इस समय नैनीताल में थे। यह संदेशा पाकर फूल उठे। यद्यपि वह विवाह के विषय में लड़के पर किसी तरह का दबाव डालना ना चाहते थे, पर इसका उन्हें विश्वास था कि वह जो कुछ निश्चय कर लेंगे उसमें रुद्रपाल को कोई आपत्ति ना होगी। और राजा सूर्य प्रताप सिंह से नाता हो जाना एक ऐसे सौभाग्य की बात थी कि
रुद्रपाल का सहमत ना होना ख्याल में भी ना आ सकता था। उन्होंने तुरंत राजा साहब को बात दे दी और उसी वक्त रुद्रपाल को फ़ोन किया। रुद्रपाल ने जवाब दिया, मुझे स्वीकार है। नहीं, राय साहब को अपने जीवन में ना कभी इतनी निराशा हुई थी, ना इतना क्रोध आया था। पूछा, कोई वजह? समय आने पर मालूम हो जाएगा। मैं अभी जानना चाहता हूँ। मैं नहीं बतलाना चाहता। तुम्हें मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। जिस बात को मेरी आत्मा स्वीकार नहीं करती उसे मैं आपके हुक्म से नहीं मान सकता। राय साहब ने बड़ी नम्रता से समझाया, बेटा, तुम आदर्शवाद के पीछे अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो। यह संबंध समाज में तुम्हारा स्थान कितना ऊंचा कर देगा, कुछ तुमने सोचा है? इसे ईश्वर की प्रेरणा समझो। उस कुल की कोई दरिद्र कन्या भी मुझे मिलती तो मैं अपने भाग्य को सराहता। यह तो राजा सूर्य प्रताप की कन्या है जो हमारे सिरमौर है। मैं उसे रोज देखता हूँ। तुमने भी देखा होगा। रूप, गुण, सील, स्वभाव में ऐसी युवती मैंने आज तक नहीं देखी। मैं तो 4 दिन का और मेहमान हूँ। तुम्हारे सामने जीवन पड़ा है। मैं तुम्हारे ऊपर दबाव नहीं डालना चाहता। तुम जानते हो विवाह के विषय में मेरे विचार कितने उदार हैं, लेकिन मेरा यह भी तो धर्म है कि अगर तुम्हें गलती करते देखूं तो चेतावनी दे दूं। रुद्रपाल ने इसका जवाब दिया, मैं इस विषय में बहुत पहले निश्चय कर चुका हूँ। अब कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। राय साहब को लड़के की जड़ता पर फिर क्रोध आ गया। गरज कर बोले, मालूम होता है तुम्हारे सिर फिर गया है। आकर मुझसे मिलो, विलंब ना करना। मैं राजा साहब को जबान दे चुका हूँ। रुद्रपाल ने जवाब दिया, खेद है, अभी मुझे अवकाश नहीं है। दूसरे दिन राय साहब खुद आ गए। दोनों अपने अपने शस्त्रों से सजे हुए तैयार खड़े थे। एक और संपूर्ण जीवन का मझा हुआ अनुभव था, समझौतों से भरा हुआ। दूसरी ओर कच्चा आदर्शवाद था, जिद्दी, उद्दंड और निर्मम। राय साहब ने सीधे मर्म पर आघात किया। मैं जानना चाहता हूँ वो कौन लड़की है। रुद्रपाल ने अचल भाव से कहा, अगर आप इतने उत्सुक हैं तो सुनिए, वह मालती देवी की बहन सरोज है। राय साहब आहत होकर गिर पड़े। अच्छा, वह? आपने तो सरोज को देखा होगा। खूब देखा है। तुमने राजकुमारी को देखा है या नहीं? जी हाँ, खूब देखा है। फिर भी मैं रूप को कोई चीज नहीं समझता। तुम्हारी अकल पर मुझे अफसोस आता है। मालती को जानते हो? कैसी औरत है? उसकी बहन क्या कुछ और होगी? रुद्रपाल ने त्योरी चढ़ाकर कहा, मैं इस विषय में आपसे और कुछ नहीं कहना चाहता, मगर मेरी शादी होगी तो सरोज से। मेरे जीते जी कभी नहीं हो सकती, तो आपके बाद होगी। अच्छा, तुम्हारे यह इरादे हैं? और राय साहब की आंखें सजल हो गईं, जैसे सारा जीवन उखड़ गया हो। मिनिस्ट्री और इलाका और पदवी सब जैसे बासी फूलों की तरह नीरस निरानंद हो गए हों। जीवन की सारी साधना व्यर्थ हो गई। उनकी स्त्री का जब देहांत हुआ था तो उनकी उम्र 36 साल से ज़्यादा ना थी। वह विवाह कर सकते थे और भोग विलास का आनंद उठा सकते थे। सभी उनसे विवाह करने के लिए आग्रह कर रहे थे, मगर उन्होंने इन बालकों का मुंह देखा और विदुर जीवन की साधना स्वीकार कर ली।
इन्हीं लड़कों पर अपने जीवन का सारा भोग विलास न्यौछावर कर दिया। आज तक अपने हृदय का सारा स्नेह इन्हीं लड़कों को देते चले आए हैं और आज यह लड़का इतनी निष्ठुरता से बातें कर रहा है मानो उनसे कोई नाता नहीं। फिर वह क्यों जायदाद और सम्मान और अधिकार के लिए जान दे? इन्हीं लड़कों ही के लिए तो वह सब कुछ कर रहे थे। जब लड़कों को उनका जरा भी लिहाज नहीं तो वह क्यों यह तपस्या करें? उन्हें कौन संसार में बहुत दिन रहना, उन्हें भी आराम से पड़े रहना आता है। उनके और हजारों भाई मूछों पर ताव देकर जीवन का भोग करते हैं और मस्त घूमते हैं। फिर वह भी क्यों ना भोग विलास में पड़े रहें? उन्हें इस वक्त याद ना रहा कि वह जो तपस्या कर रहे हैं वह लड़कों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए, केवल यश के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि वह कर्मशील हैं और उन्हें जीवित रहने के लिए इसकी ज़रूरत है। वह विलासी और अकर्मण्य बनकर अपनी आत्मा को संतुष्ट नहीं रख सकते। उन्हें मालूम नहीं कि कुछ लोगों की प्रकृति ही ऐसी होती है कि वे विलास का अपाहिजपन स्वीकार ही नहीं कर सकते। वे अपने जिगर का खून पीने ही के लिए बने हैं और मरते दम तक पिए जाएंगे। मगर इस चोट की प्रतिक्रिया भी तुरंत हुई। हम जिनके लिए त्याग करते हैं उनसे किसी बदले की आशा ना रखकर भी उनके मन पर शासन करना चाहते हैं, चाहे वह शासन उन्हीं के हित के लिए हो। यद्यपि उस हित को हम इतना अपना लेते हैं कि वह उनका ना होकर हमारा हो जाता है। त्याग की मात्रा जितनी ही ज़्यादा होती है, यह शासन भावना भी उतनी ही प्रबल होती है और जब सहसा हमें विद्रोह का सामना करना पड़ता है तो हम क्षुब्ध हो उठते हैं और वह त्याग जैसे प्रतिहिंसा का रूप ले लेता है। राय साहब को यह जिद पड़ गई कि रुद्रपाल का विवाह सरोज के साथ ना होने पाए, चाहे इसके लिए उन्हें पुलिस की ही मदद क्यों ना लेनी पड़े, नीति की हत्या क्यों ना करनी पड़े। उन्होंने जैसे तलवार खींचकर कहा, हाँ मेरे बाद ही होगी, अभी उसे बहुत दिन हैं। रुद्रपाल ने जैसे गोली चला दी, ईश्वर करे आप अमर हो, सरोज से मेरा विवाह हो चुका। झूठ, बिल्कुल नहीं, प्रमाण पत्र मौजूद है। राय साहब आहत होकर गिर पड़े। इतनी सतृष्ण हिंसा की आंखों से उन्होंने कभी किसी शत्रु को ना देखा था। शत्रु अधिक से अधिक उनके स्वार्थ पर आघात कर सकता था, या देह पर या सम्मान पर यह आघात तो उस मर्म स्थल पर था जहाँ जीवन की संपूर्ण प्रेरणा संचित थी। एक आंधी थी जिसने उनका जीवन जड़ से उखाड़ दिया। अब वह सर्वथा अपंग हैं। पुलिस की सारी शक्ति हाथ में रहते हुए भी अपंग हैं। बल प्रयोग उनका अंतिम शस्त्र था। वह शस्त्र उनके हाथ से निकल चुका था। रुद्रपाल बालिग है, सरोज भी बालिग है और रुद्रपाल अपनी रियासत का मालिक है। उनका उस पर कोई दबाव नहीं। आह, अगर जानते यह लौंडा यूं विद्रोह करेगा तो इस रियासत के लिए लड़ते ही क्यों। इस मुकदमेबाजी के पीछे 2-2.5 लाख बिगड़ गए, जीवन ही नष्ट हो गया। अब तो उनकी लाज इसी तरह बचेगी कि इस लौंडे की खुशामद करते रहें। उन्होंने जरा बाधा दी और इज्जत धूल में मिली। वह अपने जीवन का बलिदान करके भी अब स्वामी नहीं हैं। ओह, सारा जीवन नष्ट हो गया, सारा जीवन। रुद्रपाल चला गया था। राय साहब ने कार मंगवाई
और मेहता से मिलने चले। मेहता अगर चाहे तो मालती को समझा सकते हैं, सरोज भी उनकी अवहेलना ना करेगी। अगर 10-20 हजार रुपए बल खाने से भी विवाह रुक जाए तो वह देने को तैयार थे। उन्हें उस स्वार्थ के नशे में यह बिल्कुल ख्याल ना रहा कि वह मेहता के पास ऐसा प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं जिस पर मेहता की हमदर्दी कभी उनके साथ ना होगी। मेहता ने सारा वृतांत सुनकर उन्हें बनाना शुरू किया। गंभीर मुंह बनाकर बोले, यह तो आपकी प्रतिष्ठा का सवाल है। राय साहब भाप ना सके, उछलकर बोले, जी हाँ, केवल प्रतिष्ठा का। राजा सूर्य प्रताप सिंह को तो आप जानते हैं। मैंने उनकी लड़की को भी देखा है। सरोज उसके पाँव की धूल भी नहीं है। मगर इस लौंडे की अकल पर तो पत्थर पड़ गया है। तो मारिए गोली, आपको क्या करना है वही पछताएगा। ओह, यही तो नहीं देखा जाता मेहता जी, मिलती हुई प्रतिष्ठा नहीं छोड़ी जाती। मैं इस प्रतिष्ठा पर अपनी आधी रियासत कुर्बान करने को तैयार हूँ। आप मालती देवी को समझा दे तो काम बन जाए। इधर से इनकार हो जाए तो रुद्रपाल सिर पीट कर रह जाएगा और यह नशा 10-5 दिन में आप उतर जाएगा। यह प्रेम व्रेम कुछ नहीं, केवल सनक है। लेकिन मालती बिना कुछ रिश्वत लिए मानेगी नहीं। आप जो कुछ कहिए मैं उसे दूंगा। वह चाहे तो मैं उसे यहीं के डफरिन हॉस्पिटल का इंचार्ज बना दूं। मान लीजिए वह आपको चाहे तो आप राजी होंगे। जब से आपको मिनिस्ट्री मिली है आपके विषय में उसकी राय जरूर बदल गई होगी। राय साहब ने मेहता के चेहरे की तरफ देखा। उस पर मुस्कुराहट की रेखा नजर आई। समझ गए। व्यथित स्वर में बोले, आपको भी मुझसे मजाक करने का यही अवसर मिला। मैं आपके पास इसलिए आया था कि मुझे यकीन था कि आप मेरी हालत पर विचार करेंगे, मुझे उचित राय देंगे और आप मुझे बनाने लगे। जिसके दांत नहीं दुखे वह दांतों का दर्द क्या जाने। मेहता ने गंभीर स्वर में कहा, क्षमा कीजिएगा, आप ऐसा प्रश्न ही लेकर आए हैं, उस पर गंभीर विचार करना मैं हास्यास्पद समझता हूँ। आप अपनी शादी के जिम्मेदार हो सकते हैं। लड़के की शादी का दायित्व तो आप क्यों अपने ऊपर लेते हैं, खासकर जब आपका लड़का बालिग है और अपना नफा नुकसान समझता है। कम से कम मैं तो शादी जैसे महत्व के मामले में प्रतिष्ठा का कोई स्थान नहीं समझता। प्रतिष्ठा धन से होती तो राजा साहब उस नंगे बाबा के सामने घंटों गुलामी की तरह हाथ बांधे खड़े ना रहते। मालूम नहीं कहाँ तक सही है, पर राजा साहब अपने इलाके के दरोगा तक को सलाम करते हैं। इसे आप प्रतिष्ठा कहते हैं? लखनऊ में आप किसी दुकानदार, किसी अहलकार, किसी राहगीर से पूछिए, उनका नाम सुनकर गालियां ही देगा। इसी को आप प्रतिष्ठा कहते हैं? जाकर आराम से बैठिए। सरोज से अच्छी बधू आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगी। राय साहब ने आपत्ति के भाव से कहा, बहन तो मालती ही की है। मेहता ने नर्म होकर कहा, मालती की बहन होना क्या अपमान की बात है? मालती को आपने जाना नहीं और ना जानने की परवाह की। मैंने भी यही समझा था, लेकिन अब मालूम हुआ कि वह आग में पड़कर चमकने वाली सच्ची धातु है। वह उन वीरों में है जो अक्सर अवसर पड़ने पर अपने जौहर दिखाते हैं।
तलवार घुमाते नहीं चलते। आपको मालूम है खन्ना की आजकल क्या दशा है? राय साहब ने सहानुभूति के भाव से सिर हिलाकर कहा, सुन चुका हूँ और बार बार इच्छा हुई कि उनसे मिलूं, लेकिन फुर्सत ना मिली। उस मिल में आग लगना उनके सर्वनाश का कारण हो गया। जी हाँ, अब वह एक तरह से दोस्तों की दया पर अपना निर्वाह कर रहे हैं। उस पर गोविंदी महीनों से बीमार है। उसने खन्ना पर अपने को बलिदान कर दिया है, उस पशु पर जिसने हमेशा उसे जलाया। अब वह मर रही है और मालती रात की रात उसके सिरहाने बैठी रह जाती है। वही मालती जो कभी किसी राजा रईस से 500 फीस पाकर भी रात भर ना बैठेगी। खन्ना के छोटे बच्चों को पालने का भार भी मालती पर है। यह मातृत्व उसमें कहाँ सोया हुआ था मालूम नहीं। मुझे तो मालती का यह स्वरूप देखकर अपने भीतर श्रद्धा का अनुभव होने लगा। हालांकि आप जानते हैं मैं घोर जड़वादी हूँ और भीतर के परिष्कार के साथ उसकी छवि में भी देवत्व की झलक आने लगी है। मानवता इतनी बहुरंगी और इतनी समर्थ है, इसका मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। आप उनसे मिलना चाहें तो चलिए, इसी बहाने मैं भी चला चलूँगा। राय साहब ने संदिग्ध भाव से कहा, जब आप ही मेरे दर्द को नहीं समझ सके तो मालती देवी क्या समझेंगी? मुफ्त में शर्मिंदगी होगी, मगर आपको पास आने के लिए किसी बहाने की ज़रूरत क्यों? मैं तो समझता था आपके उनके ऊपर अपना जादू डाल दिया है। मेहता ने हसरत भरी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, वह बातें अब स्वप्न हो गईं। अब तो मालती उनके दर्शन भी नहीं होते, उन्हें अब फुर्सत भी नहीं रहती। 2-4 बार गया, मगर मुझे मालूम हुआ मुझसे मिलकर वह कुछ खुश नहीं हुई। तब से जाते झेपता हूँ। हाँ, खूब याद आया, आज महिला व्यायामशाला का जलसा है, आप चलेंगे? राय साहब ने बेदिली से साथ कहा, जी नहीं, मुझे फुर्सत नहीं है। मुझे तो यह चिंता सवार है कि राजा साहब को क्या जवाब दूंगा। मैं उन्हें वचन दे चुका हूँ। यह कहते हुए उठ खड़े हुए और मंद गति से द्वार की ओर चले। जिस गुत्थी को सुलझाने आए थे वह और भी जटिल हो गई। अंधकार और भी असूझ हो गया। मेहता ने कार तक आकर उन्हें विदा किया। आगे की कहानी अगले भाग में।